नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा पर गहराई से नजर डालेंगे। अनंत अंबानी की ये परियोजना जितनी विशाल और महत्वाकांक्षी है, उतनी ही सच कहूं तो विवादों में भी घिरी हुई है। बिल्कुल, इसे भारत की सबसे असाधारण संरक्षण पहल भी कहा जा रहा है और साथ ही देश की सबसे कंट्रोवर्शियल वाइल्ड लाइफ फैसिलिटीज में भी गिना जा रहा है। हाँ, ये वाकई एक जटिल विषय बन गया है। तो हमारे पास कई लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिनके आधार पर हम आज इस करीब 3,500 एकड़ में फैले केंद्र को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ, स्केल कितना बड़ा है, सुविधाएं कैसी हैं वहाँ, और कौन कौन से जानवर हैं, और सबसे जरूरी कि इसे लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जांच भी तो है इसमें। जी हाँ, उस पर भी आएंगे। हमारा मकसद यही है कि इन सभी पहलुओं को सामने रखें, मतलब वनतारा के जो दावे हैं और जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश, एक संतुलित तस्वीर पेश कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी से। वनंतारा, ये सोच आई कहाँ से आखिर? वनंतारा यानी वन का तारा। इसके पीछे अनंत अंबानी की बचपन की एक प्रेरणा बताई जाती है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि किसी यात्रा के दौरान उन्होंने एक घायल हाथी देखा था और वहीं से उन्हें वन्य जीव कल्याण के लिए काम करने की एक तरह की इंस्पिरेशन मिली। इसमें उनके परिवार के मूल्यों और जीव सेवा की जो उनकी अवधारणा है, उसका भी जिक्र आता है। और नीता अंबानी की भी भूमिका रही है ना। करीब 2009 में गौरी नाम की एक हथनी को बचाया गया था। जी हाँ, वो शायद वनंतारा की पहली, आप कह सकती हैं, अनौपचारिक निवासी बनी। अच्छा। और फिर धीरे धीरे ये रिलायंस फाउंडेशन के तहत एक बड़ा कार्यक्रम बन गया। औपचारिक लॉन्च तो इसका फरवरी 2024 में हुआ। हाँ, और फिर मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहाँ का दौरा किया। और इसका पैमाना वो वाकई चौंकाने वाला है। जामनगर में जो रिलायंस की विशाल तेल रिफाइनरी है, हाँ, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3,500 एकड़ जमीन पर, और कहते हैं कि यहाँ 2,000 से ज्यादा प्रजातियों के 1.5 लाख से भी अधिक जानवर हैं। 1.5 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी निजी वन्यजीव पहलों में से एक हो गई। बिल्कुल, और उनका कहना है कि इसका मकसद पारंपरिक चिड़ियाघरों से अलग है। हाँ, वो मनोरंजन वाली बात नहीं है। नहीं, यहाँ 4 स्तंभों पर जोर है: बचाव, पुनर्वास, पुनर्जीवन और पुनर्जंगली बनाना। मतलब रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रिवाइवल और रीवाइल्डिंग। अच्छा। और खासकर उन जानवरों की आजीवन देखभाल करना जिन्हें किसी वजह से वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। इस बड़े लक्ष्य के लिए फिर सुविधाएं भी वैसी होंगी? हाँ, सुविधाएं काफी उन्नत बताई जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ एशिया का सबसे आधुनिक पशु अस्पताल है। हाँ, मैंने पढ़ा था, करीब 24,000 वर्ग फुट में फैला हुआ। जी, और उसमें MRI, CT स्कैन, एक्सरे, एंडोस्कोपी जैसी टेक्नोलॉजी है जो आमतौर पर वाइल्ड लाइफ सेंटर्स में नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल। ICU, सर्जरी थिएटर, यहाँ तक कि रिमोट कंसल्टेशन की सुविधा भी है। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और इस सब को चलाने के लिए 2100 से ज्यादा पेशेवर लोगों की टीम है। वेट्स, बायोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट्स। और हाथियों के लिए तो शायद कुछ खास इंतजाम है। जी, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बताया जाता है। हाइड्रोथेरेपी पूल है, एलिफेंट जकूजी भी कहते हैं उसे। जकूजी हाथियों के लिए? हाँ, मतलब गठिया या पैर की समस्याओं वाले हाथियों के लिए। अच्छा। और जानवरों को रखने के लिए भी वो पिंजरों की बजाय उनके प्राकृतिक आवास जैसे बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं। हाँ, जैसे हाथियों के लिए 600 एकड़ का अभ्यारण्य। बिल्कुल। बड़ी बिल्लियों के लिए अलग रेतीले टीले जैसे क्षेत्र, बंदरों के लिए पेड़ों वाले इलाके। और गुजरात की गर्मी को देखते हुए क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ, वो भी, क्योंकि जानवर तो अलग अलग जगहों से लाए गए हैं, तो उनके हिसाब से तापमान नियंत्रित करने के सिस्टम भी लगाए गए हैं। और खाने पीने का इंतजाम भी बहुत बड़े पैमाने पर है। एक बहुत बड़ी रसोई है जहाँ हर प्रजाति के हिसाब से खाना बनता है। हाथियों के लिए रागी और नारियल के लड्डू, खिचड़ी, ऐसा सब। सुनने में तो ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहीं पर कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। हाँ, पहला तो इसकी जगह को लेकर ही। हाँ, वो लोकेशन वाला पॉइंट। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के ठीक बगल में एक वन्यजीव केंद्र, ये कितना सही है? क्या हवा और पानी के प्रदूषण का असर जानवरों पर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत वैलिड चिंता है। पेट्रोकेमिकल प्लांट इतना पास होने से हवा और पानी में प्रदूषण का खतरा तो है ही। और दूसरा, गुजरात की जलवायु गर्म और शुष्क, कई विदेशी प्रजातियां जैसे वर्षावन के जानवर
उनके लिए ये प्राकृतिक माहौल तो नहीं है। उनके लिए कभी उनके असली घर जैसा नहीं हो सकता। हालांकि वनतारा का दावा है कि उन्होंने जल संरक्षण के लिए काफी काम किया है, जलाशय बनाए हैं। हाँ, वो दावे तो हैं। भूजल पुनर्भरण, किसानों के साथ साझेदारी, ऐसी बातें कही गई हैं। अच्छा, अब जानवरों पर आते हैं। हाँ। कौन कौन से जानवर हैं वहाँ और ये आए कहाँ से, ये भी बड़ा मुद्दा है ना। हाँ, जानवरों की विविधता तो बहुत ज्यादा बताई जाती है। 200 से ज्यादा हाथी। 200 हाथी? जी, सैकड़ों शेर जिनमें दुर्लभ सफेद शेर भी शामिल हैं। बाघ, तेंदुए, भारतीय गैंडे, ये तो हैं ही। और विदेशी जानवर? हाँ, उनमें भी काफी संख्या है। 14 औरंगुटान बताए जाते हैं। एक माउंटेन गुरिल्ला, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कैद में रखा गया ये अकेला है। सच में? हाँ, अकेला? ऐसा दावा है। फिर 142 विशाल चींटीखोर, 101 जायंट ऑटर, 100 हैमलिन बंदर, लीमर और हजारों की संख्या में रेप्टर्स और पक्षी भी हैं। मगरमच्छ, कछुए, इग्वाना, कोमोडो ड्रैगन, विदेशी तोते। लेकिन वही सवाल, इतने सारे जानवर, खासकर विदेशी और दुर्लभ प्रजातियां, ये सब आए कहां से? हाल में एक जर्मन रिपोर्ट आई थी जिसने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाँ, वो रिपोर्ट काफी चर्चा में रही। उसके मुताबिक दिसंबर 2024 तक 32 देशों के 53 निर्यातकों से करीब 39,000 जंगली जानवर वनतारा लाए गए। 39,000? जी, सबसे ज्यादा जानवर यूएई से आए, करीब 11,700। फिर वेनेजुएला से 6,000 से ज्यादा, जिनमें वो विशाल चींटीखोर और उदबिलाव शामिल हैं। और कॉन्गो डीआरसी से करीब 1770 जानवर, जिनमें वो दुर्लभ हैमलिन बंदर है। और चिंता की बात ये है कि इनमें से कई स्रोत देश वन्यजीव तस्करी के लिए जाने जाते हैं। और यहीं पर साइटीज का मुद्दा आता है ना। ये साइटीज क्या है और वनतारा को लेकर चिंता क्यों है, जरा समझाएंगी? साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अच्छा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अच्छा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, उससे उनके अस्तित्व पर खतरा ना आए। ठीक है। अब वनतारा को लेकर चिंता ये है कि जो जानवर लाए गए, क्या वो वाकई बचाए गए थे या फिर उन्हें सिर्फ वनतारा की मांग पूरी करने के लिए जंगल से पकड़ा गया। मतलब क्या ये संरक्षण की आड़ में एक तरह का कमर्शियल ट्रेड है? हाँ, यही सवाल उठाया जा रहा है। और इन जानवरों के ट्रांसफर के लिए जो दस्तावेज चाहिए होते हैं, उनकी पर्याप्तता पर भी सवाल है। एक जी कोड लूपहोल की भी बात हो रही थी, वो क्या? हाँ, ये साइटीज नियमों में एक प्रावधान जैसा है जो कुछ शर्तों के तहत मान्यता प्राप्त सुविधाओं के बीच जानवरों के ट्रांसफर की इजाजत देता है, जैसे जू टू जू ट्रांसफर। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या किया गया है, जानवरों को कहीं और से लाकर बचाया हुआ दिखाने के लिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समूह अब इंडिपेंडेंट ऑडिट की मांग कर रहे हैं, ताकि पता चले कि ये जानवर असल में कहां से और कैसे आए। लेकिन वनतारा की तरफ से संरक्षण के दावे भी तो हैं। कह रहे हैं कि लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं। हाँ, वनतारा का कहना है कि वो एशियाई शेर, चीता, जो भारत के प्रोजेक्ट चीता से भी जुड़ा है, काराकल, हिम तेंदुए जैसी प्रजातियों के लिए 7 प्रजनन कार्यक्रम चला रहे हैं। चीता शावक का जन्म भी हुआ था शायद। जी, दिसंबर 2024 में एक चीता शावक के जन्म की खबर आई थी और हाल ही में ओकापी के जुड़वा बच्चों का जन्म भी हुआ। ओकापी, ये कौन सी प्रजाति है? ये कोंगो के जंगलों में पाई जाने वाली एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। जिराफ जैसी दिखती है थोड़ी। उनके जुड़वा बच्चे होना बहुत रेयर माना जाता है। अच्छा, खैर इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो जाहिर है पैसा भी बहुत लगा होगा। कोई अंदाजा है कि कितना निवेश हुआ इसमें? हाँ, अनुमान तो यही है कि कुल निवेश 2000 करोड़ से ज्यादा का है। 2000 करोड़? जी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब बाड़े, अस्पताल वगैरह बनाने में 800 करोड़ से ज्यादा, मेडिकल और रिसर्च सुविधाओं पर 300 करोड़ और संरक्षण कार्यक्रमों पर करीब 250 करोड़। और इसे चलाने का सालाना खर्च, वो भी तो काफी होगा। हाँ, सालाना ऑपरेशनल कॉस्ट 150 से 200 करोड़ के बीच बताई जाती है। इसमें जानवरों की देखभाल, उनका खाना पीना, वो 2100 प्लस कर्मचारियों की सैलरी, बिजली, पानी, रखरखाव, रिसर्च सब शामिल है। ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह अंबानी परिवार का परोपकारी निवेश है। मतलब इससे कोई व्यावसायिक कमाई की योजना नहीं है। हाँ, दावा तो यही है, लेकिन इसी बात पर वो आलोचना भी होती है कि क्या ये एक अहंकार परियोजना, वैनिटी प्रोजेक्ट है
या अमीरों का एक निजी चिड़ियाघर? ये सवाल भी उठता है। सवाल ये है कि क्या इतने सारे संसाधन, करोड़ों रुपए, कुछ हजार जानवरों पर एक जगह केंद्रित करना सही है, जबकि भारत में जंगलों और वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं, उनको बचाने के लिए फंड्स की कमी रहती है। सही बात है। और ये भी चिंता है कि क्या ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इनका इस्तेमाल भविष्य में जानवरों के व्यापार के लिए तो नहीं होगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में शेरों के व्यापार का एक बड़ा उद्योग है। और पारदर्शिता की कमी की भी बात उठती रही है। हाँ बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। मीडिया पर दबाव की भी खबरें आई हैं। और इन्हीं सब विवादों और आरोपों के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बिल्कुल, 24 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। SIT, इसमें कौन कौन है? इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जस्ती चलमेश्वर कर रहे हैं और सदस्य हैं रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और IRS अधिकारी अनीश गुप्ता। काफी हाई प्रोफाइल टीम है। हाँ, लग तो रहा है। इस SIT का काम क्या है? वो किन चीजों की जांच करेगी? SIT को 10 मुख्य क्षेत्रों की जांच करने को कहा गया है। काफी व्यापक दायरा है। जैसे भारत और विदेश से जानवर कैसे लाए गए, क्या वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 और साइटस नियमों का पालन हुआ, जानवरों की देखभाल के मानक क्या हैं, रिफाइनरी के पास होने से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे। वो वैनिटी कलेक्शन वाली बात भी। हाँ, क्या ये सिर्फ एक निजी संग्रह है, पानी और कार्बन क्रेडिट के इस्तेमाल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वन्यजीव व्यापार के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, और वित्तीय अनियमितताएं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी शामिल हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी जांच होगी। SIT को अपनी रिपोर्ट कब तक देनी है? उन्हें 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। कोर्ट ने CZA, साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात सरकार सबको SIT को पूरा सहयोग देने का आदेश दिया है। और इसी सब के बीच वो महादेव हाथी वाला मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था। वो क्या था? हाँ, महादेव, वो कोल्हापुर के एक जैन मठ की 36 साल की मंदिर हाथी है। मंदिर हाथी? जी, बॉम्बे हाईकोर्ट में जुलाई 2025 में आदेश दिया कि उसे इलाज के लिए वनतारा भेजा जाए, लेकिन इस फैसले का बहुत विरोध हुआ। विरोध क्यों? खासकर स्थानीय जैन समुदाय और धार्मिक समूहों ने। उनका कहना था कि हाथी उनकी आस्था का प्रतीक है, उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। #BringBack महादेवी जैसे हैशटैग्स चले, रिलायंस के बॉयकॉट तक की मांग उठी। ओह, तो ये मामला पशु कल्याण बनाम धार्मिक भावनाएं और कॉर्पोरेट जगत की भूमिका, इन सब के बीच फंस गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये मुद्दे कितने जटिल और संवेदनशील हो सकते हैं। तो एक तरफ ये विशालकाय परियोजना है, इतनी उन्नत सुविधाएं, संरक्षण के बड़े बड़े दावे, और दूसरी तरफ इतने गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट की जांच और ये सारे विवाद। आम लोगों के लिए वनतारा कब खुलेगा, इस पर कोई जानकारी है? फिलहाल तो अगस्त 2025 तक ये आम जनता के लिए बंद है। उनका कहना है कि जोर मनोरंजन पर नहीं, बल्कि जानवरों के पुनर्वास और संरक्षण पर है। भविष्य में इसे खोलने की योजना है, लेकिन सीमित संख्या में और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, शायद 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में। मतलब कंट्रोल्ड एक्सेस? हाँ, जैसे विशेषज्ञों के नेतृत्व में इको वॉक या संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, ताकि जानवरों को कम से कम परेशानी हो। और भविष्य की क्या योजनाएं हैं वनतारा? क्या इसे और बढ़ाया जाएगा? हाँ, विस्तार की योजनाएं हैं। असम में काजीरंगा के पास एक और केंद्र बनाने की बात चल रही है। अच्छा, पूर्वोत्तर में भी? जी, और भारत का पहला वन्यजीव चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी योजना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की भी बातें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर देखें, वनतारा एक अभूतपूर्व परियोजना तो है ही, अपने पैमाने, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी तकनीक के लिहाज से, लेकिन ये कानूनी, नैतिक और पर्यावरणीय सवालों के गहरे जाल में भी फंसी हुई है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट की SIT जांच रिपोर्ट इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। यहाँ जो मुख्य तनाव है वो यही है, क्या ये वन्यजीव संरक्षण का भविष्य है या फिर निजी महत्वाकांक्षा और पैसे का एक ऐसे प्रदर्शन जिसमें पारदर्शिता और नैतिकता उन पर गंभीर सवाल है। बिल्कुल, जानवरों की सोर्सिंग का मुद्दा, लोकेशन की उपयुक्तता, इतना भारी खर्च और फिर महादेव हाथी जैसे भावनात्मक और धार्मिक मामले, ये सब मिलकर इसे बहुत जटिल बना देते हैं।
और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है कि निजी धन और महत्वाकांक्षा वन्य जीव संरक्षण को किस दिशा में ले जा सकते हैं, खासकर तब जब पारदर्शिता और नैतिक सोर्सिंग जैसे बुनियादी सवालों के साफ जवाब मौजूद ना हो। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि ऐसी विशाल परियोजनाओं का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा और उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी, ये देखना अभी बाकी है।